नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 19वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ और वह 19वीं कारिका पुरुष के वर्गों को सिद्ध करते हुए व्याख्यायित है। पूर्व की कारिका में आपको ये बताया गया था कि वह पुरुष जो कि अव्यक्त और व्यक्त से भिन्न है, वह जन्म, मरण और इंद्रियों के भेद से और प्रवृत्ति में भिन्न होने के कारण से और प्रत्येक पुरुष के भिन्न भिन्न गुण होने के कारण से बहुत रूप में होता है, अनेकत्व रूप में होता है। इस कारिका में 19वीं कारिका में पुरुष की कुछ विशेषताएं बताई है और वो तर्क के आधार पर इस प्रकार आपके समक्ष है। तस्मात् च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य केवल्यम माध्यस्थम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च। देखिए, तस्मात् अर्थात उसकी बात हम पूर्व में कर चुके हैं। सांख्य में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सांख्य में दो ही तत्वों की बात की गई है। एक अव्यक्त जिसको प्रधान कहा है और उसी को प्रकृति कहा है, और दूसरा पुरुष। अब यहाँ पर एक वचन कहा है तस्मात्, उससे, तो अव्यक्त जो है उसी में उससे व्यक्त उसके 23 तत्वों को स्वीकार करता है सांख्य। उनकी अव्यक्त से अर्थात प्रधान से अर्थात प्रकृति से भिन्न सत्ता को नहीं मानता। इसलिए कहा है एक वचन में कि तस्मात्, उससे भिन्न। किससे भिन्न? उस अव्यक्त नामक प्रधान से भिन्न। और अव्यक्त नामक प्रधान से भिन्न का तात्पर्य है कि वह अव्यक्त और उससे उत्पन्न होने वाले सभी 23 तत्व जो व्यक्त है, वो 11वीं कारिका में जिन गुणों में समान बताए गए थे उसी के कारण उनका एक इकाई बनती है, और वह इकाई एक वचन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त है, अर्थात प्रकृति से भी और उससे उत्पन्न होने वाले 23 तत्वों से भी विपर्यसात पुरुष विपरीत लक्षण वाला होता है। उनके लक्षण क्या क्या है मैं आपको पहले भली भांति बता चुका हूँ, आगे भी इस कारिका में बता देंगे कि प्रकृति और उसके व्यक्त जो तत्व है वो कई लक्षणों में, कई गुणों में समान है और पुरुष उनसे भिन्न है। इस कारण से साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य सिद्धम। अस्य पुरुषस्य, अब अस्य में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, अस्य यानी इस पुरुष। इस पुरुष मतलब कौन सा? जिस पुरुष की हमने पूर्व की दो कारिकाओं में, 17वीं और 18वीं कारिका में, 17वीं कारिका में हमने पुरुष की स्थापना की थी और 18वीं कारिका में हमने पुरुष का बहुत्व या अनेकत्व सिद्ध किया था कि पुरुष के अनेक प्रकार हैं। तो अस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष की हम वार्ता कर रहे हैं, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का साक्षित्वम सिद्धम, कि ये पुरुष साक्षी है। और केवल्यम, केवलार्थ है, केवलार्थी है। माध्यस्थम, माध्यस्थ का मतलब है कि ये उदासीन है, तटस्थ है। और दृष्टित्वम अर्थात ये दृष्टा है। और अकर्तृत्व भावश्चम मतलब इसमें कर्तृत्व का अभाव है, अर्थात ये निष्क्रियता से युक्त है। तो जो पुरुष की स्थापना 17वीं कारिका में की गई थी, 18वीं कारिका में उस पुरुष का अनेकत्व सिद्ध किया था, और इस कारिका में उस पुरुष की विशेषताएं अर्थात जिनको आप लक्षण कह सकते हैं वह सिद्ध किया गया है। अब विस्तार से यहाँ पर इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, प्रस्तुत कारिका में प्रयुक्त पूर्ववर्ती कारिका में पुरुष की चर्चा की जा चुकी है, अतः यहाँ पुरुष का अस्य पुरुषस्य के रूप में निर्देश किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ तस्मात् के द्वारा पुरुष की चर्चा से पूर्व किसी अन्य की चर्चा भी की जा चुकी है। मैंने आपको बताया है कि सांख्य में दो ही मूल तत्व माने गए हैं, एक अव्यक्त है
जिसे प्रधान कहते हैं या प्रकृति कहते हैं, और दूसरा पुरुष है जिसे ज्ञेय भी कहा जाता है। और इस प्रकार पुरुष से अतिरिक्त पदार्थ अव्यक्त है और इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। व्यक्त की चर्चा भी पूर्व में की जा चुकी है, पूर्व की कारिकाओं में, किंतु क्योंकि व्यक्त भी अव्यक्त मूलक होने के कारण अव्यक्त के अंतर्गत ही आ जाता है। मैंने आपको बताया कि व्यक्त की अलग से सत्ता नहीं है, व्यक्त जो है वो अव्यक्त मूलक है, अर्थात अव्यक्त के द्वारा ही उत्पन्न होता है, इसलिए वो अव्यक्त के अंतर्गत ही माना जाता है। इसी कारण से इस कारिका में अतः तस्मात्, इसी कारण से तस्मात् अर्थात उससे एक वचन का प्रयोग हुआ है और एक वचनांत पद के द्वारा अव्यक्त और तन्मूलक व्यक्त का यानी समूह का एक इकाई के रूप में निर्देश किया गया है। त्रिगुण अविवेकी आदि जो 11वीं कारिका थी, उस कारिका में त्रिगुण एवं अविवेकी आदि किस किस को बताया गया था? व्यक्त को बताया था और अव्यक्त को बताया था। और नीचे कहा गया था लक्षण उसके चरण में तद विपरीत है पुमान, और ये जो लक्षण समान है अव्यक्त में और व्यक्त में, तद विपरीत है पुमान, पुरुष जो है वो इनसे विपरीत है के रूप में पुरुष को अव्यक्त और व्यक्त से विपरीत अर्थात निर्गुण या विवेकी बताया था। आगे की कारिकाओं में 12, 13, 14 की कारिकाओं में अव्यक्त और व्यक्त के त्रिगुणत्व एवं अविवेकत्व आदि धर्मों को भली भांति सिद्ध कर दिया गया था, और 17वीं कारिका में त्रिगुणत आदि धर्मों से दृष्टि से अव्यक्त और व्यक्त से पुरुष की विपरीतता के कारण संघात परार्थत्वाद आदि तर्क देने के आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया था कि पुरुष नामक तत्व है। अतः यहाँ उसकी विपरीतता के आधार पर अन्य उसके जो धर्म है पुरुष के, उसके विषय में बात की गई है। ये भूमिका के रूप में है और इसका विस्तार देखिए लक्षणों का। यहाँ यह बताया गया है कि त्रिगुणत्व आदि धर्मों की दृष्टि से पुरुष अव्यक्त और तन्मूलक व्यक्त के विपरीत है, अर्थात निर्गुण, विवेकी, विषयी, असाधारण, चेतन, निर्विकार है। अतः यह भी सिद्ध होता है कि वह पुरुष साक्षी, केवल, माध्यस्थ, दृष्टा एवं अकर्ता है, क्योंकि वो निर्गुण है, वो विवेकी है, वो विषयी है, वो असाधारण है, वो चेतन है, वो निर्विकार है। इस कारण से उसकी यह सिद्धि होती है कि वह पुरुष साक्षी है, मध्यस्थ है, दृष्टा है और अकर्ता है। क्यों होता है आगे विस्तार से समझेंगे। निर्गुण होने के कारण वह दुख रहित है, अतः वह केवल दुख त्रयभाव रूप केवल्य से युक्त है। निर्गुण है पुरुष, तो पुरुष निर्गुण होने के कारण वो दुख त्रय अभाव से युक्त है, अर्थात केवल्य से युक्त है। और निर्गुण होने के कारण ही सुख दुख दोनों से रहित होने के कारण वह उदासीन भी है, तटस्थ है। गुण और क्रियाओं के प्रयोजक, गुण क्रियाओं के प्रयोजक होते हैं, साथ ही क्रिया एक प्रकार का विकार भी है। किंतु क्योंकि पुरुष निर्गुण और अपरिणामी अर्थात निर्विकार है, अतः वह अकर्ता भी है और निष्क्रिय भी है। क्योंकि पुरुष जड़ नहीं है, सांख्य का पुरुष चेतन है। अन्य अव्यक्त और व्यक्त आदि जो पदार्थ है वो सब जड़ है, तो पुरुष चेतन है और साथ ही वह विषय नहीं है, विषयी है। अतः वह साक्षी और दृष्टा भी है इस सृष्टि का। जड़ पदार्थ साक्षी और दृष्टा नहीं हो सकता। विषय माने जाने वाला पदार्थ भी दृश्य हो सकता है, साक्षी या दृष्टा नहीं हो सकता। विषयी ही साक्षी और दृष्टा होता है। क्योंकि पुरुष न जड़ है न विषय है, अपितु चेतन है और विषयी है, अतः वह साक्षी और दृष्टा है। साक्षी भी दृष्टा ही होता है, किंतु इसमें इतनी विशेषता है कि वह साक्षात रूप से दृष्टा है। साक्षी को भी दृष्टा कहते हैं या दृष्टा को भी साक्षी कहते हैं, लेकिन पुरुष की इतनी विशेषता है कि वह साक्षात रूप से दृष्टा है, अर्थात केवल दृष्टा नहीं है, साक्षात रूप से दृष्टा है। पुरुष सब पदार्थों या दृश्यों के प्रति सामान्य रूप से दृष्टा है, किंतु अपने
अव्यहित रूप से सन्निहित बुद्धि के प्रति वह साक्षात दृष्टा भी है। इस प्रकार पुरुष जहाँ निर्गुण, विवेकी, विषयी, असाधारण, चेतन, अप्रसवधर्मी या निर्विकार है, वहाँ वह साक्षी भी है, केवल अर्थात निर्गुण है या सुख दुख मोह से रहित अर्थात केवल्य वाला है, मध्यस्थ है, दृष्टा है एवं अकर्ता अर्थात निष्क्रिय है। और इस प्रकार से पुरुष के ये लक्षण दिए गए हैं जो अव्यक्त आदि से उसको भिन्न सिद्ध करता है। अब आगे की कारिकाओं में ये बताया जाएगा कि पुरुष अकर्ता होते हुए दृष्टा एवं भोक्ता आदि कैसे हो सकता है, तो इसका आगे की कारिकाओं में विस्तार से बताया जाएगा। इस कारिका में अब आप समझ गए होंगे कि पुरुष जो 11वीं कारिका में व्यक्त और अव्यक्त दोनों के समान लक्षण बताए गए थे, उससे तद विपरीत है पुमान, उससे भिन्न जो होता है वो पुरुष होता है। तो भिन्न जब है तो वो भिन्न होने के कारण उनसे भिन्न अर्थात अव्यक्त से भिन्न इसके लक्षण भी है, और वो जो लक्षण थे वो इस प्रकार से पुरुष को साक्षात दृष्टा कहा जाएगा। पुरुष केवल्य है, पुरुष तटस्थ है, पुरुष जो है अकर्तृत्व भाव में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनसे विपरीत होने के कारण अर्थात अव्यक्त से और व्यक्त से विपरीत होने के कारण। धन्यवाद।